देखिए, यूक्रेन और रशिया में तो वॉर चल रही है, लेकिन हमें उस वॉर से क्या सीखना चाहिए, आज इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज रैंडम डिस्कशन करेंगे इस वॉर के बारे में कि इस वॉर से हमें एज अ इंडियन क्या सीख लेनी चाहिए। ठीक है, देखिए, रशिया यूक्रेन जब से वॉर स्टार्ट हुई है तो पूरी दुनिया ना दो हिस्सों में क्लासीफाई हो गई है। एक जो रशिया को सपोर्ट कर रही है और दूसरी जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि कौन सा देश सही है और कौन सा देश गलत है, क्योंकि दोनों देशों की अपनी अपनी पर्सनल कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसे हम आउटसाइडर डिफाइन नहीं कर सकते और एक वर्डिक्ट नहीं सुना सकते कि सही कौन है और गलत कौन है। ठीक है, मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए, सपोज बात करते हैं इंडिया और नेपाल की। इंडिया और नेपाल की बाउंड्री लाइन टच होती है। नेपाल भी पहले इंडिया का ही पार्ट था बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अब अगर नेपाल चाइना को समर्थन दे इंस्टेड ऑफ इंडिया, तो इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा वहां पे। ठीक है, अगर नेपाल चाइना के साथ ज़्यादा बिजनेस करे और ज़्यादा टाई अप रखे तो इंडिया को उससे क्या नुकसान है। इंडिया को ये नुकसान है कि जो इंडिया का ईस्ट कॉरिडोर है वहाँ से इंडिया को बिजनेस करना और कोई भी जो बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है ईस्टर्न साइड से, वो मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ईस्टर्न साइड पे नेपाल है और नेपाल चाइना के साथ मिलकर इंडिया को कभी भी ईस्टर्न साइड पे कोई बिजनेस या कोई बेनिफिट या कोई रिसोर्सिस की एक्सट्रैक्शन नहीं करने देगा। तो सेम केस हो रहा है यूक्रेन और रशिया के साथ। यूक्रेन जो कि वेस्ट का एक पाथवे है रशिया के लिए, और यूक्रेन को कंट्रोल में करना रशिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो यूक्रेन को अपने कंट्रोल में नहीं रखता है तो यूक्रेन जाएगा यूएस के पास, और अगर यूक्रेन यूएस के पास चला गया तो यूएस और रशिया में तो 36 का आंकड़ा है, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो इसलिए रशिया कह रहा है कि हमें एक आश्वासन चाहिए कि यूक्रेन जो है वो नाटो ज्वाइन नहीं करेगा। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 कंट्रीज है, 30 कंट्रीज है, जिसमें जो यूके, यूएस और भी जो 28 कंट्रीज वो हैं। तो अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनता है, जो रशिया नहीं चाहता, तो ये रशिया के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अगर एक बार यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया तो यूक्रेन पे अगर कोई भी अटैक होगा तो वो 3 कंट्रीज मिलकर डिफेंड करेगी यूक्रेन को। तो 3 कंट्रीज जब मिलकर डिफेंड करेगी यूक्रेन को, तो अकेले रशिया के लिए वो सिचुएशन को हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए इस वॉर से एज अ इंडियन। देखिए, सबसे पहले हमें जो एक चीज़ सीखनी है वो सीखनी है कि जो हमारा डिफेंस बजट है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए। देखिए, यूक्रेन का अगर डिफेंस बजट रशिया के डिफेंस बजट के कहीं आगे पीछे भी लाया करता ना, तो तब भी यूक्रेन के पास इतनी ताकत होती कि वो रशिया की इन्वेजन को रोक सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एज अ इंडियन और एज अ इंडियन गवर्नमेंट, यूक्रेन की इस गलती से हमें ये सीखना है कि हमें अपने डिफेंस बजट को इन्हेंस करना है, ताकि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया में आई है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए हमारे साथ, क्योंकि हमें भी पता जो हमारे नेबर्स है वो इतने अच्छे हैं नहीं है। ठीक है, तो वो भी ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए इंडिया को तैयार रहना पड़ेगा और उसके लिए इंडिया का डिफेंस बजट सॉलिड होना चाहिए, ताकि वो एड कर सके अपनी नेशनल सिक्योरिटी को। दूसरी चीज़ हमें यूक्रेन से ये सीखनी है, ये पॉजिटिव चीज़ है। देखिए, अगर आप अभी न्यूज़ सुन रहे होंगे तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो खुद फील्ड पर हैं। तो मतलब जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, जब तालिबान ने अक्वायर किया था अफगानिस्तान को, जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो मैदान छोड़ के भाग गए थे। ठीक है, जब एक प्रेसिडेंट, आप खुद सोचिए, एक प्रजा का राजा ही अगर भाग जाए तो प्रजा किसके सहारे लड़ेगी, प्रजा के पास मोटिवेशन कहाँ से आएगी। अफगानिस्तान में वही हुआ, लेकिन यूक्रेन में ये नहीं हो रहा है। यूक्रेन में जो उनके प्रेसिडेंट है वो फील्ड पर हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हर एक यूक्रेन के वासी को भी बॉर्डर पे आना पड़ेगा तो वो आएंगे और वो उन्हें हथियार मुहैया कराएंगे। तो ये एक पॉजिटिव बात है जो हमें यूक्रेन से सीखनी चाहिए।
दूसरी बात, अब रही बात सही और गलत की कि कौन सा पलड़ा सही है, कौन सा पलड़ा गलत है। अब मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए, हमारे देश में सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत चलती है। कश्मीर में हो जाए, खालिस्तान हो जाए, ठीक है। तो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत चल रही हैं हमारे भारत में। अब इनको एड कौन कर रहा है? इनको एड हमारे नेबर्स कर रहे हैं जो नहीं चाहते हैं हमारे देश में शांति होए। सेम वैसा ही यूक्रेन में हो रहा था, क्योंकि यूक्रेन और रशिया सोवियत यूनियन के पार्ट थे, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा तो रशिया और यूक्रेन अलग अलग हो गए। और बट जो रशिया है वो अब भी क्लेम करता है कि जो यूक्रेन है वो उन्हीं का पार्ट है। यहाँ की यूक्रेन कहता है कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, ठीक है। तो इसलिए जो यूक्रेन में भी आज़ादी के जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते हैं बहुत चलते हैं, और उन्हें बैक करता है रशिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है जो हमारे भारत में है। तो हम रिलेट कर पाएंगे कि जो यूक्रेन और रशिया की कंडीशन अभी प्रेजेंट चल रही है, ये भारत की भी आ सकती है। तो भारत को यहाँ से सीख लेनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये करना है कि अपने डिफेंस बजट को सॉलिड करना है। दूसरी चीज़ ये करनी है कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और कोई एक कंक्लूजन पे उन्हें लाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी जो प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए इंडिया की, वो ये हैं। अब बात करते हैं यूएस की। देखिए, यूएस आपको हर जगह कॉमन मिल जाएगा। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगी ना दुनिया में, वहाँ पे यूएस का नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि यूएस की जो एटीट्यूड है वो यही है, उसको हर जगह टांग अड़ानी है। देखिए, अगर पहले की बात करें तो जो ब्रिटेन था उसने ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को अपना कॉलोनी बना रखा था, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। अब यही चीज़ यूएस कर रहा है। ब्रिटेन ने जो कॉलोनीज बनाई थी वो ऑफिशियल कॉलोनीज थी, बट यूएस क्या कर रहा है, वो कॉलोनीज बना रहा है बट अनऑफिशियल, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा कि ये हमारी ऑफिशियल कॉलोनी है, बट अगर आप थोड़ी इंटरनेशनल रिलेशंस की जानकारी रखते हैं तो आपको सामने सीधा दिख जाएगा कि अगर यूएस ने किसी कंट्री को कॉलोनी बनाया है तो वो अनऑफिशियल है, ठीक है। जैसे यूक्रेन की बात है, अगर यूक्रेन नाटो में चला जाता है तो वो अनऑफिशियली यूएस की एक कॉलोनी बन जाएगा, ठीक है। और अगर वो यूएस की कॉलोनी बन गया तो इससे जो रशिया का जो वेस्ट में जो उनका बेनिफिट है वो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो यही है मुद्दा। अब मैं आपको अगर एक ब्रीफ में बताऊं तो जो मुद्दे की जड़ है ना, वो है नाटो, और नाटो को कौन बैक कर रहा है? यूएस। तो यूएस एक जड़ है इस मुद्दे की। हालांकि यूएस ने भी इसमें इंटरवीन करने से मना कर दिया है, ठीक है। अब आगे क्या डेवलपमेंट्स आती हैं, कैसी ये वॉर चलती है, कैसे इन्वेजन होता है, अगर कोई पीस ट्रीटी होती है तो किस पैरामीटर्स पे होती है, ये सब तो अब आने वाली वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए जो हो रहा है वो कुछ हद तक सही नहीं हो रहा है। देखिए, वॉर होती है ना, वो कभी भी सही नहीं होती। वॉर में हमेशा ह्यूमैनिटी मरती है, ब्लड बात होता है, ठीक है। तो वॉर तो कभी भी सही नहीं है। अगर वॉर के अलावा कोई मिडिल पाथ निकाला जाए तो वो बेनिफिट रहेगा। और जो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज है वो भी यही रशिया और यूक्रेन में को कन्वे कर रही हैं। यहाँ तक कि तालिबान ने भी कह दिया है कि पीस ट्रीटी से कुछ अगर कुछ समझौते से निकलता है कुछ पाथवे तो वो निकाली। देखिए, तालिबान कह रहा है, जो जिसने खुद इन्वेड किया अफगानिस्तान पे विद वायलेंस, ठीक है, वो कह रहा है कि पीस ट्रीटी से सब सॉल्व करो। तो अलग अलग देश हैं, अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अब तो ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया में जो लोग रहते हैं वही सफ़र कर रहे हैं। अब मैं यहाँ इंडिया में बैठ के जितना मर्जी पोस्ट कर लूँ कि आई स्टैंड विद रशिया, आई स्टैंड विद यूक्रेन, लेकिन मुझ पे वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा है वहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा है। मेरा तो क्या, मुझे तो सिर्फ पोस्ट करना है सोशल मीडिया पे, अपनी सिंपैथी दिखानी है। लेकिन जो एक्चुअली वहाँ पर हैं, रशिया में भी और यूक्रेन में भी, वो अफेक्ट हो रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ये जल्दी ख़त्म हो, और किन पैरामीटर्स पे ख़त्म होंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अभी के लिए यही इतना ही। आई होप आपको मुद्दा समझ आया होगा और भारत को क्या सीख लेनी चाहिए इससे वो भी समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।